सुनो जी, इसे कहते हैं तकदीर का पलटी मारना। ठीक कहते हो भगवान। आज से 2 साल पहले हम तुम्हारे भाई के फेंके हुए टुकड़ों पे पला करते थे, और आज देखो हम कितने ऐशो आराम से रह रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहते हैं। हाँ जी, ये कलयुग चल रहा है। इस काल में जो मेहनत करेंगे ना वो भूखे मरेंगे, और जो छल कपट करेंगे ना हमारी तरह ऐशो आराम से जिएंगे दूसरे की प्रॉपर्टी पर। सही कह रहे हो भगवान। बिल्कुल सही कह रही हो। ये कौन है? भाभी, मैं आपका देवर शैलेंद्र। भाभी, आपने पहचाने नहीं मुझे। मैं आना नहीं चाहता था भाभी, लेकिन क्या करूं, इस भूखे के लिए आज किसी ने दरवाजा नहीं खोला, इसीलिए आपकी चौखट पर आ गया हूं। भाभी, अपना खाना बहुत अच्छा बनाती हो। मैं यहीं बैठ जाऊंगा। घर में जो भी बना ले आओ भाभी, मैं यहीं खा लूंगा भाभी, यहीं बैठ के खा लूंगा मैं। सुनो जी, अब बैठे बैठे क्या देख रहे हो? धक्के मार के बाहर निकालो ना इसे। जिस घर में बैठ के शैलेंद्र जी को खाना खाना चाहिए, वहां पे तेरे जैसा नीच और लालची भाई बैठ के खाना खा रहा है, और जिसे दूसरों को टुकड़ों पलना चाहिए, यहाँ पे शहंशाहों की तरह जिंदगी जी रहा है। ये बंदा गली गली भीख मांग के खाना खाता है, इसने अपनी आप बीती बताई तभी चिंगारी आई है, समझा? अबे तो है कौन और मेरे घर में घुसे कैसे आई? चिंगारे चिंगारे कन्नर, 2 मुंहे सांपों के लिए तलवार 2 धारी हूं मैं। गौर से मेरी आंखों में देख, चिंगारी हूं मैं, चिंगारी। काट के लाश कर दूंगी, जला के राख कर दूंगी, समझा? और उस राख को ना हवा में उड़ा दूंगी, समझा? मेरी बदनसीबी देखो चिंगारी जी, अपने ही घर में भीख मांगकर खाना पड़ रहा है मुझे। अबे तू कैसा कलयुगी भाई और तू कैसी कलयुगी भाभी है, जो अपने भाई और अपने देवर को दर-दर ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दिया इसी के पैसों पे। तुम दोनों ऐश कर रहे हो, और ये बंदा दर-दर भीख मांगने के लिए मजबूर हो चुका है। तूने अपनी मर्जी से अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी, कोई जोड़ो से नहीं की थी। हाँ, हमने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी कि हमारे मत्थे मार दे तू अपनी प्रॉपर्टी। क्या इन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम दोनों का नाम इसलिए किया था कि तुम दोनों मिलके इन्हें दर-दर भटकने में मजबूर कर दो, खाने के लिए तरसा दो? चिंगारी जी, मैंने आपको अपनी 2 साल पुरानी मेडिकल रिपोर्ट दिखाई थी ना, उन दिनों मेरी मानसिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, जिसका फायदा उठा के इन दोनों ने सब कुछ अपने नाम करवा लिया था, है ना? हाँ चिंगारी जी, इन्होंने धोखा दिया है, विश्वासघात किया है। ये लोग मेरे ही घर में मालिक बनकर बैठे हैं, और मैं अपने ही घर में 2 रोटी की भीख मांग रहा हूँ, 2 रोटी की भीख मांग रहा हूँ। फ्रॉड और 420 का ऐसा केस लगवाऊंगी ना कि दोनों के दोनों बाहर की दुनिया देखने के लिए तरस जाओगे, याद रखना। चिंगारी जी, जब कोर्ट में मैं जायदाद के पेपरों पर साइन कर रहा था तो मेरा हाथ कांप रहा था मेरा हाथ। बस इतना सबूत काफी इन दोनों को सजा दिलवाने के लिए। तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, और इन दोनों ने तुम्हें डरा के धमका के तुम्हारा सब कुछ अपने नाम करवा लिया, और तुम्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, इन्होंने अपनी मर्जी से सब कुछ हमारे नाम किया था। जानती हूं मैं, लेकिन कानून सबूत मांगता है, सबूत, समझे? चिंगारी जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इस उम्र में हमारी इज्जत से खिलवाड़ मत कीजिए। तो ठीक है, कल सुबह ही ये घर खाली करके निकल जाओ तुम लोग। हाँ, हम लोग चले जाएंगे, बस आप ना हमारी इज्जत को मत उछालना। चिंगारी जी, हमें माफ कर दीजिए। हाँ चिंगारी जी, हमें माफ कर दीजिए। भैया आप हमें माफ कर दीजिए। आउट आउट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चिंगारी जी, आपकी वजह से मुझे मेरा घर मिल गया, वरना मुझे 2 रोटी के लिए दर-दर भटकना पड़ता। हर मजबूर और लाचारों की छड़ी हूं, इसीलिए तो आप जैसे लोगों के साथ खड़ी हूं। आइए बैठिए।
अरे पुष्पेंद्र जी, कहाँ जा रहे भाई बहन दोनों? अरे राम राम चिंगारी जी। अरे राम 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 राम। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? चिंगारी जी, आज मैं बड़े भाई होने का फर्ज निभाने जा रहा हूँ। आप तो जानती हैं चिंगारी जी, मेरी अपनी कोई औलाद नहीं है। मेरी बहन के एक बेटा और एक बेटी है। अरे जानती हूँ पुष्पेंद्र जी, ये तो आपका बड़प्पन है जो अपनी बहन के बारे में इतना सोच रहे हो। चिंगारी जी, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे इतना प्यार करने वाला भाई मिला है। आजकल की मतलबी दुनिया में भाई बहन का इतना गहरा प्यार बहुत ही कम देखने को मिलता है पुष्पेंद्र जी। चिंगारी जी, आज मैं अपनी सारी चल अचल संपत्ति अपनी बहन के नाम करने जा रहा हूँ। क्या हुआ चिंगारी जी, आपको मेरे फैसले से खुशी नहीं हुई क्या? नहीं पुष्पेंद्र जी, मुझे आपके इस महान फैसले से कतई खुशी नहीं है। चिंगारी जी, अगर मेरा भाई सब कुछ मेरे नाम कर रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? माला बहन, मैं आपकी भी उतनी ही इज्जत करती हूँ जितनी पुष्पेंद्र भाई जी की करती हूँ मैं। फिर चिंगारी जी, जब मेरे भाई ने आपसे कहा कि वो सब कुछ मेरे नाम कर रहा है तो आपको झटका क्यों लगा? माला बहन, मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जिन्होंने भावनाओं की लहरों में बहकर अपना सब कुछ रिश्तों किस्ती में डाल के पतवार किसी और के हाथ में थमा दिया है। चिंगारी जी, आप मेरे भाई के मन में मेरे खिलाफ नफरत और जहर घोल रही है। चिंगारी जी, मेरी माला बहन ऐसी नहीं हो सकती है। हम दोनों का प्यार कभी कम नहीं हो सकता। पुष्पेंद्र जी, ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जिन्होंने भावनाओं में आकर अपना सब कुछ या तो रिश्तेदारों को नाम कर दिया है या फिर भतीजा भतीजे के नाम पर, सिर्फ ये सोच के कि वो बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। मैं आपको सिर्फ एक किस्सा सुनाती हूँ जो सिर्फ 15-20 दिन पहले की बात है। बढ़िया सर, और काम बढ़िया चल रहा है। प्लाट वगैरह ले लिया तो मकान कब बनवा रहे हो? बस सर अभी तैयारी है बस मकान। अरे सुनो 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 भाइयों, हाँ मैं भी करोड़पति था। अच्छा। मेरे भी बहुत बड़े कारोबार थे। हाँ। मेरे भी घर में नौकर चाकरों की लाइन लगी रहती थी। अच्छा, तो हम क्या करें सर? भाइयों, मुझे मेरी दरिया दिली न मारा है। भाइयों, कभी भी भावनाओं में बह करके अपना सब कुछ किसी को मत दे देना, किसी का नाम मत कर देना। बर्बाद हो जाओगे, मेरी तरफ बर्बाद हो जाओगे। अबे तो किसने कहा था देने को? अरे कोई मेरे सुनता ही नहीं है, कोई मेरे मानता ही नहीं है, कोई मेरे कहना मानता ही नहीं है। अरे अरे चिंगारी जी, मेरे खाना लाई है क्या? हाँ शैलेंद्र जी, लेके आई हूँ मैं। हाँ लाओ लाओ लाओ। ये लीजिए। चिंगारी जी, देखो कैसे करोड़पति आदमी भिखारियों की जिंदगी जी रहा है। भावनाओं के सागर में बिना सोचे समझे जो कूदता है ना, वो डूबता जरूर है शैलेंद्र जी। चिंगारी जी, मेरी कोई औलाद नहीं है। मैंने सोचा था अपनी सारी दौलत का मैं क्या करूँगा। मैंने जोश में आके अपनी सारी संपत्ति अपने बड़े भाई के लड़के के नाम पे कर दी। जब तक बड़े भाई जिंदा थे मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे, मेरा पूरा ख्याल रखते थे वो। भाई के गुजरते ही कुत्ते की तरह घर से निकाल दिया मेरे भतीजे ने मुझे। शैलेंद्र जी, आपने अपने ही हाथों अपने नसीब के टुकड़े किए हैं। ये लीजिए, मैं आपके लिए खाना लाई। और शैलेंद्र जी, अब जो हुआ सो हुआ, इसमें अब आपका कोई वश नहीं चल सकता। बस अपनी ये जिंदगी अच्छे से बिताइए, क्या कह सकती हूँ मैं। चिंगारी जी, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं समझ गया हूँ, प्रॉपर्टी जिंदगी की बैसाखी होती है और मरने से पहले ये बैसाखी किसी और को नहीं देनी चाहिए। पुष्पेंद्र जी तो गलती करने से बच गए, आप ये गलती करने तो नहीं जा रहे ना? करिएगा मत। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि बरसों से बिछड़े दो भाई फिर से एक हो गए हैं। हाँ चिंगारी जी, आपका एहसानमंद हूं। अगर आप नहीं होते तो हम दोनों भाई कभी नहीं मिल पाते।
पता नहीं मैं कैसे लोगों के बहकाव में आ गया था और अपने भाई से दूर हो गया था। लेकिन मैंने ये दिन कैसे काटे हैं बस मैं ही जानता हूं। भाई से बिछड़ करके मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा एक बाजू कट गया हो, लेकिन आज भाई के रूप में मुझे वापस ऐसा लगता है कि मेरा बाजू वापस आ गया है। आज सचमुच खुशी का दिन है। देखिए संजीव जी, मैंने तो सिर्फ दोनों भाइयों के बीच में जो गलतफहमियां थी ना वो दूर की है, लेकिन दोनों भाई तो एक माँ के कोख से जन्मे थे ना, कब तक दूर रह सकते थे। दोनों ने एक दूसरे की कमी महसूस की और आज देखिए दोनों भाई एक साथ हैं। हाँ चिंगारी जी, एक कलंक था मेरे माथे पे कि मैंने दोनों भाइयों को अलग कर दिया। अरे मैं थक गई थी लोगों की बातें सुन सुन के, लेकिन सच्चाई क्या थी ये मैं जानती थी। लेकिन आज ये कलंक मेरे माथे से धुल गया चिंगारी जी। आज ये दोनों भाई एक हो गए, इससे बढ़ के खुशी और कुछ नहीं है। अरे आज तो हमारे घर में दिवाली होनी चाहिए। देखिए सुनीता जी, मैंने भी आपके बारे में लोगों से बहुत सुना है, और जिन लोगों से सुना ना वो सब आपके चाहने वाले थे। उन्होंने ये बताया कि सुनीता जी की कोई गलती नहीं है। देखिए बाहरी लोगों ने तो दो भाइयों के बीच में फूट डाल दिया, लेकिन कलंक आपके माथे पाल दिया। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी भी घर में, दुनिया के किसी भी घर में कोई भी फूट डलता है ना, हमेशा इल्जाम एक औरत के ऊपर ही आता है कि औरत घर में आई और दो भाइयों को अलग कर दिया, औरत घर में आई माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया, औरत घर में आई सारी प्रॉपर्टी अपनी हथिया ली। तो देखिए ये कलंक तो आपको जिंदगी भर झेलना ही पड़ेगा, है ना। देखिए सुनीता जी, सीता माता का जब हरण हुआ था ना, रावण ने किया था, सीता माता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को निष्कलंक साबित नहीं कर पाई। ये तो जन्मों जन्मांतर तक चलेगा। बस ये औरतों का बस यही धर्म होना चाहिए कि कैसे भी करके अपने परिवार को जोड़ के रखे। और हाँ, मैं आप लोगों से भी बोलना चाहती हूँ, घर के बाहर लोग क्या बोल रहे हैं ना, वो आपके घर में सिर्फ फूट डालना चाहते हैं। कोई भी किसी की खुशियां देख के खुश नहीं होता है, लेकिन हाँ अगर आप परेशान होंगे ना, नमक और मिर्ची जरूर डालने आएगा। इस बात को आप दोनों भाई भी याद रखिएगा, ठीक है। हाँ चिंगारी जी, आपकी वजह से मुझे मेरा भाई वापस मिल गया है, मुझे सारी दुनिया की खुशी मिल गई है। हाँ चिंगारी जी, आपने लाखों घरों को उजड़ने से बचाया। भगवान आपकी ना लंबी उम्र करे। समाज की बेटी हूँ, समाज के लिए जीऊंगी, और जब तक मेरी सांसें चल रही है ना, समाज का भलाई करती रहूंगी, समझी। और इंस्पेक्टर, डंडा नीचे रख। तू जानता नहीं है मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारे किन्नर। और अगर चिंगारी भड़क गई ना, तेरा पूरा खानदान जल के राख हो जाएगा, समझा। ओए, तेरी जैसी चिंगारी को जुत्ती से बुझाती हूँ मैं। सीमा पटेल नाम है मेरा। ए चिंगारी, जब जेल में तेरा तेल निकाला जाएगा ना, जब तुझे पता चलेगा। शायद तुझे सिद्धांत कश्यप के सिद्धांतों के बारे में नहीं पता। एक बार थाने चल, जब तुझे पता चलेगा कि सिद्धांत कश्यप क्या है, समझ गई। ओए सिद्धांतवादी, तूने क्या सोचा? ये हथकड़ी तूने लगाई है? अगर तू ऐसा सोच रहा है ना, तो ये तेरी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि चिंगारी की मर्जी के बिना ना चिंगारी को कोई छू भी नहीं सकता। बड़ा घमंड है तुझे अपने ऊपर। सीमा पटेल नाम है मेरा। तेरी जैसियों की नाक में नकेल डालना अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। किस जुर्म में मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है? अब आई ना असली मुद्दे पर। और सुन, मैंने तेरे सारे गुनाहों की लिस्ट बनाकर ना अपने थाने में चिपका रखी है। एक बार थाने चल, मैं तुझे एक एक कर कर तेरे सारे गुनाह गिनवाऊंगा। अगर मैंने चुपचाप ये हथकड़ी लगवा ली ना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं चुपचाप थाने चली जाऊंगी। पहले ये बता, किस जुर्म में गिरफ्तार किया है मुझे? पूरी 25 एफआईआर दर्ज है तेरे खिलाफ। जिन जिन को तूने मारा है ना, और जिनके तूने हाथ पैर तोड़े, उन सब ने तेरे खिलाफ रिपोर्ट कराई है थाने में, समझ गई ना। अब तेरी सारी दादागिरी निकलने वाली है। सीधी तरह चल रही है या फिर पुलिस हथकंडा अपनाऊं मैं? अगर पुलिस हथकंडे पे आ गई ना, तो तू अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाएगी। तू क्या सोच रहा है इंस्पेक्टर? तू चिंगारी को थाने ले जा पाएगा? चिंगारी को चाहने वाले हजारों लाखों में हैं। रास्ता जाम हो जाएगा, फोर्स बुलानी पड़ेगी रास्ता खुलवाने के लिए। सिद्धांत सर, यो चिंगारी तो नेताओं की भाषा में बात कर रही है हमसे।
इसकी सारी नेतागिरी निकाल दूंगा। एक बार थाने तो चलने दे इसे, वहीं तेल निकालूंगा तेरा। चल। और इंस्पेक्टर, मेरी बात सुन ले, उसके बाद तू जहां बोलेगा ना वहां ये चिंगारी जाएगी। और मैंने उन हरामियों के हाथ पांव क्यों तोड़े हैं ना, अगर तेरी बहन, बेटी या फिर बीबी को कोई हरामजादा छेड़े या फिर उसके साथ मनमानी करे तो तू क्या करेगा? बोल, क्या करेगा? उसके हाथ पांव तोड़ेगा या फिर पूजा की थाली लेके आरती उतारेगा उसकी कि भाई तूने बहुत अच्छा काम किया है इसलिए मैं तेरी आरती उतार रहा हूं? बोल, मारेगा या फिर आरती उतारेगा? कानून किस लिए बना है? कानून से सजा दिलवाऊंगा उसको। वाह वाह इंस्पेक्टर, कानून और कानून के रखवाले। जहां पे वारदात होती है ना वहां ना तो कानून होता है और ना ही कोई कानून का डर और ना ही कोई कानून का रखवाला। वहां पे होती है डरी हुई, सहमी हुई, घबराई हुई लड़की और हवस से भरे सुअर हराम के पिल्ले। उन लोगों को सजा दिलाने के बजाय मैं उन लोगों को यह बोलती कि भैया रुक जाओ, मैं पुलिस स्टेशन जाके पुलिस बुला के लाती हूँ, तब तक मेरा इंतजार करो। नहीं, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे कन्नल। वही चीर फाड़ के फैसला कर देती हूँ, इंतजार नहीं करती मैं किसी का, समझे? शायद तुझे कानून की ताकत का अंदाजा नहीं है चिंगारी। कानून की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ है ये चिंगारी। कानून एक मकर जाल की तरह है जिसमें सिर्फ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े फंसते हैं और बड़े जानवर उस कानूनी मकर जाल को तहस नहस करके निकल जाते हैं। और किस कानून की बात कर रहा है इंस्पेक्टर तू? इंस्पेक्टर, बलात्कार की शिकार लड़की जब मर जाती है ना तो पोस्टमार्टम में उसका शरीर को चीर फाड़ दिया जाता है और वहीं पर अगर उसको कर्मी को थोड़ी सी भी खरोच आ जाए ना तो उसे पूरा इलाज दिया जाता है, उसका पूरा ख्याल रखा जाता है और फिर शुरू होता है ये कानूनी नाटक जो कि 10-15 साल लगा ही देता है। और उस बीच में उस शर्मनाक घटना को याद करके लड़की के माँ बाप पल पल रोते हैं, तड़पते हैं। इंस्पेक्टर सिद्धांत कश्यप जिस कानून की बात कर रहा है ना, अगर वो कानून सही तरीके से जांच करवाए तो आधे से ज्यादा बेकसूर जेल में बंद मिलेंगे और कसूरवार बाहर घूम रहे होंगे। इसलिए चिंगारी ने अपनी अदालत बना रखी है, अपना कानून बना रखा है। और चिंगारी की अदालत में तारीख नहीं सजा मिलती है, वो भी सजा ऑन द स्पॉट। चिंगारी मरने से नहीं डरती और ना ही मारने से डरती है। चिंगारी सिर्फ डरती है तो हारने से डरती है, समझा? सीमा, मुझे लगता है कि हम किसी गलत घर में आ गए। ये चिंगारी का घर नहीं है, चलो यहां से। सही कह रहे हैं सर आप। मैंने भी किसी से सुना था कि चिंगारी इंदौर चली गई है अपनी गुरु माँ के पास। तुमने एकदम सही सुना, चिंगारी इंदौर में ही है। चलो। इंस्पेक्टर हजारीलाल चौरसिया साहब, मैं विनीता यादव की जमानत कराने आई हूं। चिंगारी, पहले तो अपने दिमाग में अच्छी तरह ये बात डाल ले कि ये तेरा घर नहीं, मेरा पुलिस स्टेशन है और यहाँ तेज आवाज में बात करने का मतलब मैं तुझे भी हवालात में डाल सकता हूँ। और हाँ, तेरी जानकारी के लिए बता दूं, ये इंस्पेक्टर हजारीलाल चौरसिया थोड़ा दिमाग से हिला हुआ है। अगर विनीता यादव को हवालात से बाहर नहीं किया गया ना तो जो थोड़ा सा हिला हुआ है ना पूरा हिला के रख दूंगी मैं। अरे विनीता ने ऐसा कौन सा जुर्म किया है जो तूने उसको हवालात में बंद कर रखा है? विनीता को आज की रात हवालात के अंदर ही गुजारनी पड़ेगी। और सुन, उसने कोई मामूली अपराध नहीं किया है, अपने ही पति का सर फोड़ डाला है। उसके ऊपर इतनी खतरनाक धारा लगने वाली है ना कि विनीता यादव की जमानत नहीं होने वाली, समझी? हजारीलाल चौरसिया साहब, रात में किसी भी लड़की या फिर औरत को हवालात में बंद करके नहीं रखा जा सकता, इतना कानून तो मैं भी जानती हूँ। तो तू इंस्पेक्टर हजारीलाल चौरसिया को कानून सिखाएगी? सिखा नहीं रही हूँ, याद दिला रही हूँ जो तुम भूल गए हो। चिंगारी, तूने उस आदमी की हालत नहीं देखी। तुझे पता है इस औरत ने उसे कितनी बेरहमी से मारा है? वो तो उसकी किस्मत अच्छी है कि इस डॉक्टर ने उसे बचा लिया, नहीं तो मर जाता वो। इसने पूरी प्लानिंग कर ली थी उसे मारने की, मांग में चुटकी भर सिंदूर भरवाने की, इतनी बड़ी सजा भुगत रही थी ये, समझे? और वो नीचता की सारी हदें पार कर रहा था। अच्छा चिंगारी, तुम ही बताओ कि कौन कौन सी हदें पार कर दी थी विनीता के पति ने?
इसके प्राइवेट पार्ट में बियर और शराब डालता था वो कमीना, सिगरेट से इसके नाजुक अंगों को जलाता था और प्राकृतिक मैथुन करवाता था इसे। और जब ये मना करती थी ना, पहले तो डंडों से मारता था ये। एक रात की तो बात है, अपने 2 दोस्तों को लेके आया वो और बोला तुझे खुश करना उन दोनों को। बता, एक बात बता हजारीलाल, ऐसे में कौन सी औरत अपने पति की पूजा करेगी? इसीलिए इसने इसका सर फोड़ा, और कोई दूसरी औरत होती ना तो गला काट देती उसका, समझा? चिंगारी, जो बातें तुम मुझे बता रही हो ना, वो मुझे विनीता भी बता सकती थी ना, लेकिन इसने तो कोई जुबान नहीं खोली। वो जिंदा तो दिख रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, लेकिन अंदर से मर चुकी है बेचारी, उसकी आत्मा मर चुकी है, उसकी चेतना मर चुकी है। अरे शादी के सिर्फ 2 ही साल हुए थे उसके, और 2 साल में क्या क्या बर्दाश्त नहीं किया इसने। जब ऐसी बात थी तो इसने थाने में आके कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? अपने माँ बाप को क्यों नहीं बताया कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरा पति मुझे तंग कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है? तुमको ही क्यों बताया? हजारीलाल जी, औरत के दिल में अगर कोई बात घर कर जाती है ना, तो शर्म बेशर्मी का जहर औरत की जिंदगी को खोखला कर देता है। और जो बात इसको अपनी सहेली और भाभी को बतानी चाहिए ना, इसने अपने बाप को बताई थी। और पता है बाप ने क्या बोला? कि बेटा, लड़का कैसा भी हो, तुझे जिंदगी उसी के साथ काटनी है। लड़का है, छोटी मोटी गलतियां कर ही सकता है। और रही बात पुलिस कंप्लेंट ना करने की ना, तो ये जो चिटकुटी चैनल है जो सेकंड हैंड मोबाइल ले गलियों गलियों में घूम रहे हैं, 2-4 हजार व्यूज के लिए किसी को बदनाम के लिए तैयार रहते हैं। और मैंने इसको कितनी बार बोला है कि तू बता तो उस कुत्ते को मैं 1 मिनट में सीधा कर दूंगी, लेकिन हर बार इसने हाथ जोड़ के बोला कि दीदी, जो चीजें पर्दा में है ना, कल अगर समाज के बीच में आई तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। और आज इसका सब्र का बांध टूट गया और इसने उसका सिर फोड़ डाला, समझे? वकील साहब, हम बोल रहे हैं इंस्पेक्टर चौरसिया। अरे चौरसिया साहब, आपने अपने परम शत्रु वकील को कैसे याद कर लिया आज? वकील और इंस्पेक्टर में तो कुत्ते और बिल्लियों जैसा वैर होता है। बताइए कैसे याद किया आपने? वकील साहब, मेरी नज़र में आपसे ज़्यादा ईमानदार कोई वकील नहीं है, इसलिए मैंने आपको याद किया। इस जर्रा नवाजी के लिए शुक्रिया हजारीलाल जी। वकील साहब, मैं आपको एक केस दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप कोई भी केस नहीं हारते। फिलहाल तो आप टाइम निकाल कर थाने आ जाइए, क्योंकि एक महिला का केस है, उसको जमानत दिलवानी है। जी ठीक है, आप आ जाओ। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। कितना प्यारा गाना गा रहे हैं दोनों बच्चे। हाँ दीदी, बहुत अच्छा। आप तो जरा। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। कितना प्यारा गाना गा रहे हो तुम लोग, इतना प्यारा भजन। इतने अच्छे सिंगर होके भी ये भीख मांग रहे हो। दीदी, हम भीख ना मांगेंगे ना तो हमें भूखा रहना पड़ेगा। बेटा, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? हमारी मम्मी है, उनका एक पैर खराब है, वो चल नहीं पाती है। बच्चों, ये गाना कहाँ से सीखा, किसने सिखाया? हमको हमारी मम्मी गाना सिखाती है। अच्छा बच्चों, तुम दोनों का घर कहाँ है? स्कूल के पीछे हमारा घर है। बच्चों, क्या हम तुम्हारी मम्मी से मिल सकते हैं? हाँ दीदी, मिल सकती हो, चलो हमारे साथ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आपका नाम क्या है बेटा? और आपका? रुद्र। मम्मी मम्मी, देखो आपसे कोई मिलने आया है। अरे बैठिए, आप बैठिए। नमस्ते, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। नमस्ते दीदी। माँ, ये दीदी आपसे मिलना चाहती थी। आइए दीदी, बैठिए। बहन, शायद आपको पता नहीं होगा कि आपके घर में 2 अनमोल रत्न ने जन्म लिया है, जिनके गले में साक्षात सरस्वती जी का वास है। कितना सुरीला गाते हैं ये दोनों। बहन, आपका नाम क्या है? दीदी, हमारा नाम रागिनी सरगम है। अरे वाह, क्या नाम है, रागनी। तभी तो आपके बच्चे इतने सुरीले हैं। दीदी,
गरीब इंसान कितना भी गुणी क्यों ना हो, उसकी गरीबी सारे गुणों पर भारी पड़ती है। पर मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चे फुटपाथ पर गाते गाते ही बड़े होंगे और एक दिन गुमनाम मौत की गोद में सो जाएंगे। नहीं रागिनी बहन, ऐसा नहीं होगा। ये दोनों बच्चे आपकी जिंदगी से अंधेरा दूर करने के लिए पैदा हुए हैं। ये दोनों अपने सुरों की रोशनी से आपकी गरीबी के अंधेरे को दूर करेंगे, और देखना आपकी ये जिल्लत भरी जिंदगी ना यही बच्चे दूर करेंगे। यही दीदी, ऐसी बातें सुन के दिल को तसल्ली तो मिल जाती है, लेकिन सच्चाई क्या है इससे मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। ऐसी बात नहीं है रागिनी बहन। मैं एक बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी जिसका नाम है फटाफट प्रोडक्शन, उनके मालिक श्री केसी चौधरी जी को जानती हूँ। बहुत ही नेक दिल इंसान है, और मुझे पूरा विश्वास है इन दोनों बच्चों की गायकी सुन के इन्हें वो गाने का मौका जरूर देंगे, और ये दोनों बच्चे गायकी में अपना परचम लहराएंगे। याद रखना इस बात को। सच दीदी, क्या हमारे गाने की रिकॉर्डिंग होगी? क्या दीदी हमारे गाने को सब लोग देखेंगे? हाँ मेरे बच्चों, आपके गाने को लोग सुनेंगे भी और सारी दुनिया देखेगी भी। दीदी, हमें अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं होता कि हमें भी अच्छे दिन दिखाएगी। बहन, किस्मत भी साथ देगी और इन बच्चों का भविष्य भी। सर, कैसा लगा आपको बच्चों का गाना? चिंगारी जी, माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक। ये कल के हमारे उभरते हुए सितारे हैं। तो फिर बच्चों को चांस देगी हमारी कंपनी? बिल्कुल, क्यों नहीं देगी। हेलो, हाँ राज जी, मैं आपके पास 2 बच्चों को भेज रहा हूँ। इनकी रिकॉर्डिंग कराइए। हमारी कंपनी के उभरते हुए सितारे हैं ये। जी जी बिल्कुल जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तपस्या और रुद्र दोनों बेटा मिलकर गाओ और एक साथ गाओ, रिदम से चिपक कर, ठीक है? और सुर प्रॉपर लगाओ बेटा, जैसे यहाँ पे गाए थे। आओ तो फिर से टेक करते हैं, आ जाओ। आज ये हमारी कंपनी के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है कि ये दोनों लिटिल स्टार जिस मुकाम पे पहुंचे हैं और पब्लिक के दिलों में राज किया इन्होंने। बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे इन्होंने गाने प्रस्तुत किए हैं और आप सब लोगों का बहुत प्यार मिला इनको, और इसका टोटल श्रेय चिंगारी जी को जाता है। चिंगारी जी ने इनकी कला को पहचाना और वो कंपनी में इन बच्चों को लेके आए, और देखो आज बच्चों की इस कला की वजह से किस मुकाम पे ये बच्चे पहुंचे हैं। आप सबने जो प्यार दिया है, मैं चाहूंगा कि चिंगारी जी इनके बारे में 2 शब्द कहें। चौधरी साहब, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप पूरा श्रेय मुझे दे रहे हैं। हालांकि मैंने कुछ भी नहीं किया है,
मैंने तो सिर्फ इन दोनों बच्चों को सिर्फ रास्ता दिखाया है। मैंने बहुत नाम सुना था कि फटाफट प्रोडक्शन कंपनी हर उस अच्छे सिंगर को मौका देती है जिनके अंदर वो काबिलियत होती है। मैंने इन बच्चों को सिर्फ एक जगह दिखाया और चौधरी साहब ने भरोसा करके इन बच्चों को गाने का मौका दिया। और आज देखिए ये बच्चे कामयाबी की ऊंचाई को छू रहे हैं। इन बच्चों ने ये जरूर साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से कामयाबी की ऊंचाई को छुआ जा सकता है। इनकी माँ जो कि पैरों से अपंग है, इन्होंने अपने बच्चों को सुरों के वो पंख लगा दिए जिन पंखों के सहारे ये बच्चे आसमान में उड़ के कामयाबी को चूम रहे हैं। धन्यवाद। चिंगारी दीदी, आपने मेरे बच्चों को फुटपाथ से उठाकर आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी दीदी। अरे नहीं बहन, इसमें एहसान वाली क्या बात है। मैंने क्या किया? मैंने तो सिर्फ रास्ता दिखाया, बाकी तो आपकी लगन और आपके बच्चों की मेहनत है। हमेशा खुश रहिए आप लोग। इसी तरीके से फटाफट प्रोडक्शन को प्यार दुलार आशीर्वाद देते रहे ताकि ये कंपनी दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करते रहे। और ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों देखना। इस कंपनी से बहुत सारे सुरीले सिंगर आते रहेंगे और कामयाबी वहां तक चूमेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें आज 2 साल बाद अपनी माँ की और तुम्हें अपनी सास की कैसे याद आ गई? चिंगारी जी, मैं इन दोनों को ना अच्छी तरीके से जानती हूँ। बिना लालच के तो यहाँ आए नहीं होंगे ये। माँ जी, हमारी गलतियों को भुला दीजिए और चलिए हमारे साथ घर। हाँ माँ, आपके बिना घर अच्छा नहीं लगता। माँ जी अब कहीं नहीं जाएंगी यहाँ से। चिंगारी जी, जरा इनसे पूछिए तो सही, आज इनके मुंह से ये मीठे मीठे बोल मक्खन वाले कैसे निकल रहे हैं? कल भी तो यही माँ थी ना जिसे देख के इन दोनों को बुखार आ जाता था। जवाब दो अपनी माँ का। आज कैसे तुम दोनों को अपनी माँ के ऊपर इतना प्यार आ रहा है? जो तुम लोग इतने मजबूर हो गए हो अपनी माँ को ले जाने के लिए? चिंगारी जी, देखना किसी का फोन आ रहा है। कट गया, किसी कंपनी वाले का था। माँ जी, आपके जाने के बाद। ओए, बेशरम औरत, झूठ मत बोल। इन्होंने खुशी से घर नहीं छोड़ा था। इनके हस्बैंड की मौत हो जाने के बाद जब तुम दोनों को ये लगा ना कि इनसे कोई फायदा नहीं मिल सकता, उल्टा तुम दोनों को खर्चा करना पड़ेगा, इनकी सेवा करनी पड़ेगी, तुम दोनों ने मिलकर इनको मजबूर कर दिया घर छोड़ने के लिए। समझे? दीदी, लालच के घंटी टंटनाते हुए माँ जी का दिल बहलाने आए हैं। अरे वेदों में लिखा है कि माँ के पैरों में स्वर्ग होता है। माँ के आंचल छाव तले दुनिया की सारी खुशियां होती है जो कि लाखों करोड़ रुपए से भी कमाई नहीं जा सकती। अरे माँ का दिल तो ममता का सागर होता है जिसकी गहराई भगवान भी नहीं नाप पाया। और आजकल के बच्चे माँ बाप को इसलिए घर से बाहर निकाल देते हैं ताकि माँ बूढ़ी हो गई है, बाप बूढ़ा हो गया, कोई काम का नहीं रहा है? हेलो, नमस्कार जी, मैं इंश्योरेंस कंपनी से कुणाल बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात आशा जी से हो सकती है? लो, आशा जी से बात करो। हेलो, क्या मेरी बात आशा जी से हो रही है? हाँ, मैं आशा बोल रही हूँ। आशा जी, मैंने आपसे बहुत ज्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश करी है लेकिन आपका फोन नहीं लग पा रहा था, ना आपके घर पे कोई था। तो आपका 1 करोड़ का चेक मेरे पास रखा है, आप आके ले जाइए। ठीक है, मैं ब्रांच में आ जाऊंगी। ओके मैम, ठीक है। अब पता लगा इन दोनों का प्यार मेरे लिए हिलोरे क्यों ले रहा है। अरे जो माँ इनके लिए बोझ लग रही थी, आज उसके लिए प्यार उमड़ रहा है। चिंगारी जी, आपने इतने दिनों तक मेरी माँ का ख्याल रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माँ जी, अब नाराजगी छोड़ दो और घर चलो। ओए, लालच के लालची कमीनों, अरे तुम दोनों इतने बेशरम हो ना कि तुम्हें देख के शर्म भी शर्म आ जाए। अरे तुम दोनों को जब पता था कि इस माँ के पास कुछ नहीं है तो तुम दोनों ने क्या किया? तुम दोनों ने मजबूर कर दिया इन्हें घर छोड़ने के लिए। और जब तुम्हें यह पता चला कि ये तुम्हारी माँ 1 करोड़ की मालकिन हो गई है तो क्या कर रहे हो तुम लोग? गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो, घड़ियाली आंसू बहा रहे हो। अरे बंद करो ये सब, समझे? अरे ये मुझे किस हालात में मिली थी ना, ये मैं तुम लोगों को बता भी नहीं सकती। अरे इनसे बेहतरीन तो भिखारीन रहती हो, भिखारीन। और तुम दोनों ने क्या किया? मजबूर कर दिया घर छोड़ने के लिए। माँ जी तो ने अपनी जान देने जा रही थी, चिंगारी दीदी मैंने बचा लिया मरने से। चिंगारी जी, इन दोनों को तो ये लगता था कि इस पेड़ में तो फल कभी आएंगे ही नहीं। अरे इन दोनों को पता नहीं था कि जिस पेड़ की जड़ों में पति के प्यार और वफादारी की खाद पानी डाली जाती है ना, वो पेड़ कभी सूखता नहीं है, हमेशा हरा भरा रहता है। अरे इनके पति को पता था कि मेरे जाने के बाद उनका बेटा अपनी माँ के साथ कैसा व्यवहार करेगा, इसलिए तो पॉलिसी का बीमा करवा के गए थे वो। अरे माँ की ममता को पैसे से देखने वाली निर्लज औलादें ये क्यों भूल जाती हैं? एक माँ के लिए औलाद से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। माँ अपनी औलाद के एक मुस्कान के लिए 100 जिंदगियां कुर्बान कर देती हैं, लेकिन वही औलादें
जब बड़ी होती है तो माँ के चेहरे से उसकी मुस्कान छीन लेती है। गुलाब की तरह खिला रहने वाला ये मासूम चेहरा मुरझा जाता है हमेशा हमेशा के लिए। हम अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं। हाँ माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। माफी गलतियों की दी जाती है, षड्यंत्रों की नहीं। चिंगारी जी, इन दोनों से बोल दीजिए चले जाए यहाँ से, नहीं तो मैं कुछ कर दूंगी। सुन लिया तुम दोनों ने? जब रिश्तों की रोशनी को षड्यंत्रों की हवाओं से बुझाने की कोशिश की जाती है ना, तो रिश्ते ऐसे बुझते हैं कि अंधेरे में जीना सीख जाते हैं। अब इनको तुम्हारी झूठी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको बिखरे हुए रिश्तों में एक ऐसा रास्ता मिल गया ना जो खुशहाली की तरफ लेके जाता है। अब वो है इनका 1 करोड़ का चेक। समझे? गेट आउट, गाइस, गेट आउट। क्या हो बेटा, किसी ने कुछ कहा है क्या तुमको? हाँ बेटा, किसी ने मारा है क्या, बता। मम्मी पापा ने डांटा क्या? बताओ, बोलो बेटा। दीदी, मेरे मम्मी पापा मुझसे प्यार नहीं करते। क्या मतलब बेटा? दीदी, मेरे मम्मी पापा ने लव मैरिज की थी और मेरे पैदा होने पर। बोलो बेटा, बोलो, रुक क्यों गए? दीदी, मम्मी पापा में रोज लड़ाई होती है और पापा कहते हैं कि मैं उनकी औलाद नहीं है और मम्मी कहती है कि जहर दे दो। फिर ऐसे घटिया लोगों को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। लव मैरिज करके बच्चा तो पैदा कर लिया, अब बच्चे से नफरत करने लगे। दीदी, मम्मी पापा मुझे घर में अकेले छोड़ के चले जाते हैं और मुझे घर में अकेले रहना पड़ता है। स्कूल नहीं जाते हो क्या बेटा? पापा ने मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दिया। लो तो बेटा, ये खा लो। पापा, मुझे घर में अकेले बहुत डर लगता है। डर लगता है तो मैं क्या करूं? तुमने इसकी पढ़ाई क्यों छुड़वाई? बच्चा किसी और का और पढ़ाई लिखाई का खर्चा मैं उठाऊंगा? इतना पागल दिखता हूँ क्या मैं तुम्हें? सुंदर, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो तुम। आप दोनों की लड़ाई में मेरी पढ़ाई खत्म हो गई, मेरा क्या कसूर है? बेटा, तेरा कसूर सिर्फ इतना है कि तू उस माँ का बेटा है जिसने प्यार और शादी तो मुझसे किया, लेकिन तेरा बाप किसी और को बना दिया। मैं तुम्हारी हर बात बर्दाश्त करती रही, ये सोचकर कि मेरा परिवार खराब ना हो और इस बच्चे का फ्यूचर खराब ना हो। अरे इसका फ्यूचर तो उसी दिन खराब हो गया था जिस दिन तूने मुझे धोखा देकर के अपने यार से मिलकर के इस बच्चे की नींव रखी थी होटल के बंद कमरे में। तेरा कसूर नहीं है इसमें, दोष तो मेरा है जो मैंने तेरे ऊपर विश्वास करके तेरे प्यार के जाल में फंसी थी। औरत के ऊपर उंगली उठाना तो बहुत आसान है और उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाना तो उससे भी ज्यादा आसान है, लेकिन अपने दिल में झांककर अपने मन के आईने में अपना असली चेहरा देखना बहुत ही मुश्किल है सुंदर बाबू। अरे तेरे कहने का मतलब क्या है? मैं कैरेक्टर लेस हूं क्या? मुझे पूछने के बजाय अपनी आत्मा से पूछ, जवाब मिल जाएगा। पापा, आप कहते हैं कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, तो मैं किसका बेटा हूँ? मेरा बाप कौन है? अरे अपनी माँ से पूछ कि तेरा बाप कौन है। और रिया, तूने मुझ पर हाथ उठा करके ये तो साबित कर दिया कि तू मांग में सिंदूर तो मेरे नाम का भरती है, पर तेरे मन के मांग में अभी भी तेरा यार बसता है। मुझे आज पता चला कि लव मैरिज के रिश्ते चलते क्यों नहीं है, क्यों बिखर जाते हैं ये लव मैरिज के रिश्ते। क्योंकि शादी के पहले लड़का लड़की के बीच में वो सब हो जाता है जो शादी के बाद होना चाहिए, और जब एक आदमी का मन एक औरत से भर जाता है ना, तो वो एक औरत के सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर में उंगली उठाता है। एक काम करो, मार दो इस बच्ची को, जहर दे दो इसे। ओए, बंद कर तू ये अपनी बकवास, वरना तेरे साथ तेरे इस सपोले को भी ठिकाने लगा दूंगा। शादी के पहले का प्यार वो तलवार है जो शादी होने के बाद अपने परिवार का गला काटता है। अरे क्यों नहीं समझ पाते दुनिया वाले कि शादी अगर परिवार की मर्जी से हो ना तो ही टिक पाती है। लव मैरिज से कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन नहीं, किसी को समझना ही नहीं है। कोई ड्रम में जाता है, कोई रेलवे ट्रैक पे जाता है, कुछ नहीं समझ पा रहे दुनिया वाले। और आजकल के लौंडे लौंडिया, उनका तो कहना ही बेकार है। दीदी, इस बच्चे का क्या कसूर है कि दोनों के बीच में पीस रहा? चल बेटा, मैं भी देखती हूँ कि तेरे बाप के ऊपर कितनी लातों के बाद बातों का असर होता है। चल। दीदी, ये लव मैरिज की बीमारी कहाँ से आ गई? बेटा, उसी का इलाज करने जा रहे हो। चल बेटा। ओए भिखमंगी किन्नर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? ओए,
उसी तरीके से जिस तरीके से तूने इस बच्चे की माँ को बोला कि ये बच्चा तेरा नहीं है। तो आप ही है ना वो गरीबों और मजबूरों की मसीहा चिंगारी जी? मैं आप दोनों की लड़ाई से परेशान होकर चिंगारी दीदी के पास चला गया था। मैं क्या हूँ ये मैं खुद नहीं जानती, लेकिन हाँ ये जरूर जानती हूँ कि मुझे अन्याय और जुर्म बिल्कुल पसंद नहीं है। सच सच बताना, ये बच्चा। दीदी ये धोखेबाज इंसान मुझ पे कोई ना कोई लालचन लगा के मुझसे दूर होना चाहता है। मेरी जिंदगी में ना इसके अलावा कोई था ना कोई है, और ये बच्चा भी इसी का है दीदी। सुनो है मोहब्बती मेढक, तेरे जैसे आशिकों को चिंगारी बहुत अच्छी तरीके से जानती है। लड़कियों की जवानी की तराजू देख के जो वो देखने लगते हो ना, याद रखना चिंगारी कहते हैं मुझको। दोनों टांगे काट के रख दूंगी। अरे मैंने किया क्या है? अरे तेरे जैसे घटिया किस्म के जो लड़के होते हैं ना, वो लड़कियों को आसमानी सपने दिखा के यूज करने के बाद जब मन की शांति मिल जाती है ना, तो उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा के उससे पीछा छुड़ाना चाहते हो ताकि दूसरी जगह मुंह मार सको, समझे? दीदी इसकी शकल ही चोरों जैसी लग रही है। सही कह रहा है पहलवान, कान खोल के सुन ले। चिंगारी का पहला और आखिरी फैसला है, चुपचाप अपने ये 10 जगह मुंह मारने वाली आदत छोड़ के ना बाप और पति का फर्ज निभा, वरना चिंगारी सुधार नहीं पाई ना बेटा 2 मिनट में इस दुनिया से ऊपर पहुंचा देगी, समझा? दीदी मुझे माफ कर दो दीदी, मैं भटक गया था। आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा दीदी, प्लीज मुझे माफ कर दो दीदी। धन्यवाद चिंगारी दी, आपने तो मेरे टूटते हुए परिवार को बचा लिया। आपका बहुत नाम सुना था, आज तो आपके दर्शन भी हो गए। सुन, आज के बाद से अगर ये 3-5 किया ना बेटा, मेरी नजर तेरे ऊपर रहेगी, चीर के रख दूंगी। ठीक है बेटा, खुश रहो। हे भगवान, क्या हो रहा है मेरे घर में? ये तो बड़ा ही चंचल और नटखट था, फिर अचानक से क्या हो गया इसको? दीदी बड़े मन्नतों के बाद हमारा बेटा सनी पैदा हुआ और भावना दोबारा माँ नहीं बन सकती। अगर ये माँ बनी तो इसके बचने के चांस बहुत कम होंगे। दीदी मेरा बेटा खेलने में कूदने में हर काम में नंबर 1 था, फर्स्ट आता था। पता नहीं इसे क्या हो गया कि ये 4-5 महीने से गुमसुम सा हो गया दीदी। फिर अचानक से क्या हो गया इसको? यही तो पता नहीं चल पा रहा है दीदी, पता नहीं क्या हुआ इसको, तभी तो आपको बुलाया है। अब आप देखो दीदी इसको। दीदी आपने तो न जाने ऐसे कितनों को ठीक किया है दीदी, मेरे बेटे पे भी चमत्कार कर दो ना दीदी, इस पे भी हाथ रख दो ना दीदी, इस शनि को मेरे ठीक कर दो दीदी प्लीज। ना ही मैं कोई चमत्कार करती हूँ और ना ही मेरे अंदर कोई शक्ति है, मैं तो बस भगवान भोलेनाथ का नाम लेके अपना हाथ फेर देती हूँ। चमत्कार सिर्फ वही करता है। दीदी पहले तो सनी खेलता भी था, बोलता भी था, हंसता भी था, ना खेलता है ना बोलता है ना हंसता है, कहीं जाता भी नहीं है, गुमसुम ऐसे ही बैठा रहता है। दीदी कहीं आपके बेटे के दिल में कोई डर तो नहीं बैठ गया? पता नहीं पहलवान भैया, मेरे शनि को क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। शनि बेटा क्या हुआ तुमको? कुछ तो बोलो बेटा। बेटा दीदी ये इसी तरीके से गुमसुम बैठा रहता है, कुछ बोलो तो सुनता भी नहीं है। भावना बेटा, यहाँ कोई आसपास बांझन औरत रहती है क्या? हाँ दीदी, 4-5 घर छोड़कर एक बांझन का घर है, लेकिन क्या हुआ दीदी बताओ ना। बेटा 1 गिलास पानी लेके आना, 1 चुटकी हल्दी डाल देना उसमें। जा। ठीक है दीदी, मैं लेके आती हूँ। हे भगवान, क्या हो रहा है मेरे घर में? हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना।
ये लो, ये पानी अपने बच्चों को पिला दो। भगवान ने चाहा ना 2-4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, खेलने कूदने लगेगा ये। पिला दो। दीदी बता दो मेरे बच्चे को क्या हुआ है दीदी, प्लीज बता दो। किसी औरत ने अपनी बंदी को खुलवाने के चक्कर में तुम्हारी गोद सूनी करने के लिए तुम्हारे बेटे के ऊपर मारण विद्या का प्रयोग किया था, लेकिन अब वो तंत्र कट चुका है। तुम्हारे बेटे का बाल भी बाका नहीं हो सकता। बेटे क्या हो गया बेटे? चिंगारी दीदी, मेरे बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा दीदी, जो वो पापी औरत मेरे बच्चे के पीछे पड़ गई। चिंगारी दीदी, बस एक बार मुझे उस औरत का नाम बता दो प्लीज, प्लीज एक बार मुझे उस औरत का नाम बता दो दीदी प्लीज। बेटा किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हो सके तो अपने बेटे को शिव मंदिर में रोज सुबह शाम आरती करवाना इसी के हाथों से, और देखना भगवान भोलेनाथ की कृपा से ये पहले जैसा हो जाएगा। हंसने लगेगा, बोलने लगेगा, खेलने लगेगा, कूदने लगेगा, सब कुछ करने लगेगा ये। दीदी मेरे शनि पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना प्लीज। दीदी आप हमारे घर में भगवान का रूप बन के आई हो दीदी। अरे नहीं बेटा, मेरा आशीर्वाद इसके ऊपर हमेशा है, लेकिन तुम दोनों एक बात का ध्यान रखना, कोशिश करना इस बच्चे को किसी एक घर का कुछ भी खाने मत देना, ठीक है? मैं कभी नहीं खाने दूंगी, कुछ भी नहीं खाने दूंगी, बाजार से भी कुछ नहीं खाने दूंगी, बस मेरा शनि एक बार ठीक हो जाए दीदी। दीदी आपके कितने रूप हैं? ये वाला रूप तो पहली बार देखा हूँ। पहलवान बेटा, कभी कभी ऊपर वाला किसी की भलाई के लिए हमसे वो काम भी करवा देता है जो हमारे बस का नहीं होता। अरे मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं बेटा, करने वाला सिर्फ वो ऊपर वाला है, ऊपर वाला। पापा शाम हो गई है, आरती का समय हो गया है। शनि, शनि मेरे लाल, मेरे बच्चे तो बोलने लगा शनि। चिंगारी दीदी देखो ना, मेरा शनि बोलने लगा। चिंगारी दीदी देखो ना, देखो ना, मेरा शनि बोलने लगा। चिंगारी दीदी पापा मंदिर में चलोगे क्या? हाँ बेटे चलो हम सब मिलके मंदिर चलते हैं, चलो। माफ कीजिएगा जल्दी बहन जी, क्या आपने हमारी बेइज्जती करवाने के लिए अपने घर पे बुलाया है? भाई साहब एक बात बताइए, हमारी चिंगारी जी ने क्या गलत कहा है? प्रभात जी, मैं वही बोल रही हूँ जो हो रहा है और जो होने वाला है। आपके बेटे का फोन पासवर्ड के साथ 7 दिन के लिए मेरी बेटी के पास रहेगा, और मेरी बेटी का फोन भी पासवर्ड के साथ 7 दिन के लिए आपके बेटे के पास रहेगा। भाई साहब क्या आप अपने बेटे का फोन खोल के दिखा सकते हैं? मैं दावे के साथ कह सकती हूँ उसके फोन में ना 3-4 पासवर्ड लगे होंगे। जयंती बहन जी, क्या अब हमारे बच्चों के रिश्ते इसी प्रकार तय हुआ करेंगे? भाई साहब यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन आने वाले कल में पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। अब ये बात छोड़ो, आप ये बताइए हमारी बेटी कैसी लगी आपको? आपकी बेटी तो हमें बहुत अच्छी लगी। अगर आपकी बेटी मेरे घर में बहू बनकर आ जाती है तो मैं यही समझूंगा मानो मेरे घर में लक्ष्मी का वास हो गया। प्रभात जी, जो शर्तें आपके ऊपर लागू हो रही है ना, वही शर्तें हमारे ऊपर भी लागू होंगी। और वैसे वो जमाना चला गया जब बच्चों के गुण मिला के और कुंडली मिला के शादियां हुआ करती थी। अरे आजकल के जमाने में तो बिना गर्लफ्रेंड वाला लड़का ढूंढना और बिना बॉयफ्रेंड वाला लड़की मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसलिए हमारे बच्चों की फोन की अदला बदली होगी। इससे हमें पता चल जाएगा कि आपके बच्चे के पास कितनी लड़कियों के फोन आते हैं, और आपको भी पता चल जाएगा कि हमारी बेटी के कितने फोन बजते हैं। बेटा, अगर तुम मेरे बेटे सागर से कुछ पूछना चाहती हो तो पूछ सकती हो। मैं क्या पूछूं? जो मम्मी जी और चिंगारी दीदी चाहेंगी वो मुझे मंजूर है। सागर बेटा, आपको सारिका से पूछना चाहोगे? आप शादी के बाद हाउसवाइफ बन के रहना चाहोगे या जॉब करना चाहोगे? अगर हस्बैंड की सैलरी से मेरा घर अच्छे से चल रहा है तो मैं हाउसवाइफ रहना पसंद करूंगी। और कभी भगवान ना करे कि कहीं मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई या कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मैं जरूर जॉब करूंगी और अपनी गृहस्थी अच्छे से संभालूंगी। वाह बेटा, कितने अच्छे विचार है तुम्हारे। जयंती जी, जब लड़का लड़की ने एक दूसरे को पसंद कर ही लिया है तो क्यों ना पंडित जी को बुला के आगे की कार्रवाई शुरू कर दे? हाँ क्यों नहीं भाई साहब। सारिका दीदी चुप क्यों बैठी हो, कुछ तो बोलो। प्रभात जी, भले ही लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर चुके हैं, लेकिन बड़े होने के नाते हम दोनों का फर्ज है कि एक दूसरे को हम लोग समझ लें और जान भी लें। चिंगारी जी,
मैं कुछ समझा नहीं। अंकल जी बुरा मत मानिएगा, मैं बताती हूँ। सागर जी, आपकी क्वालिफिकेशंस कितनी है और आपका इनकम सोर्स कितना है, और बुरा ना माने तो आपकी प्रॉपर्टीज कितनी है और किसके नाम है? ठीक है बात है, आप तो उल्टी बात कर रही हैं। सागर बेटा, हम लोग उल्टी बात इसलिए कर रहे हैं कि शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी ना सीधी चलती रहे। बेटा, आज का माहौल ऐसा बन चुका है ना कि शादी हुई नहीं कि तलाक के लिए वकीलों की तलाश शुरू हो जाती है, और वो सब इसलिए होता है कि आजकल ऐसा कोई भी लड़का नहीं है जिससे कोई गर्लफ्रेंड ना हो, और आजकल ऐसे कोई भी लड़की नहीं है जिसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो, और शादी के बाद यही बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। चिंगारी जी, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, ये एक बहुत संस्कारी बच्चा है। प्रभात जी, फिर भी चिंगारी जी जो चाहती है ना वो आपको करना पड़ेगा और एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, बोलिए आप क्या चाहती हैं? प्रभात जी, आपके बेटे की मेडिकल रिपोर्ट चाहिए, और साथ ही साथ मकान का रजिस्ट्री किसके नाम पे उसकी फोटोकॉपी, बेटे का चरित्र प्रमाण पत्र और पूरे परिवार का पुलिस वेरिफिकेशन, और साथ ही साथ आपके बेटे के इनकम क्या है उसके रिसिप्ट भी चाहिए, और साथ में आपके बेटे का फोन 7 दिन के लिए पासवर्ड के साथ हमारे पास रहेगा। दीदी, ये लोग तो सोच में पड़ गए। भाई साहब, हम लोग जो प्रूफ मांग रहे हैं आप देने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपके बेटे का ही प्रूफ मांग रहे हैं, हम अपनी बेटी का भी प्रूफ देंगे। ये लीजिए, हमारी तरफ से सारे प्रभात जी, बोलिए, मंजूर है आपको? अंकल जी, आपको पता है कोई बिचौलिया जब रिश्ता करवाता है तो वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है रिश्ता करवाने में, और दोनों परिवार के लोगों को झूठ झूठ बोलकर ये यकीन दिला देता है कि ऐसा रिश्ता आपको कभी भी कहीं नहीं मिलेगा। आजकल लड़के लड़कियां सुहागरात में साथ तो होते हैं, लेकिन दिल में उनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बसे रहते हैं। इसलिए तो आए दिन समाचार में सुनने को यही मिलता है कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति के 10 टुकड़े कर डाले। चिंगारी जी, बात तो आप सही कह रहे हैं। और साथ में ये भी सुनने को मिलता है कि पति ने अपनी प्रेमिका के चक्कर में अपनी पत्नी को मार डाला। अंकल जी, आज समय बदल चुका है, अगर हम समय के साथ नहीं चले तो ऐसी ही शादियां टूटती रहेंगी, परिवार बिखरते रहेंगे और तलाक होते रहेंगे। अरे सोशल मीडिया एक आग है जिसकी चपेट में आने से कोई भी घर बचा नहीं है। झूठ, जालसाजी इन्हीं सबसे भरा पड़ा है सोशल मीडिया। आजकल तो 2-2 बच्चों की माओ को ही पांव लड़खड़ा रहे हैं। ऐसे में बच्चों की शादी पूरी छानबीन के साथ ही करनी चाहिए। जयंती जी, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, और मैं कोशिश करता हूं कि जल्दी से जल्दी जो भी चीजें आपने मंगवाई हैं मैं आपको भिजवा दूं। एक बात और, हाँ बोलो बेटा, क्या कहना चाहती हो? मुझे सिंपल शादी करनी है, मुझे सिंपल फोटोग्राफी और सिंपल वीडियोग्राफी चाहिए। मुझे ये कोई प्री वेडिंग के चक्कर में नहीं पड़ना। अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी ये सब पसंद नहीं है। तो बेटा जी पापा। तो प्रभात जी, हमारी तरफ से रिश्ता मंजूर है, लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे वाह। लेकिन हाँ, जो प्रूफ हमने मंगवाए हैं ना आपसे, बस वो भेज दीजिएगा आप। चिंगारी जी, आजकल की जनरेशन ना जाने कौन से चक्रव्यूह में फंसती जा रही है। हर एक के मोबाइल फोन में 3-3, 4-4 पासवर्ड, पता नहीं लगता कि कैसे खोले। प्रभात जी, मेरा तो ये मानना है कि पति पत्नी के जिंदगी के मोबाइल में सिर्फ एक पासवर्ड होना चाहिए, और वो मोहब्बत का, और मोहब्बत से खुलना चाहिए वो। वाह, क्या बात कही है चिंगारी। शुक्रिया। चिंगारी जी, हमें आपकी एक नहीं सुननी। आपने अपनी बेटी को यही संस्कार दिए थे क्या? अरे समधी समधन जी, आप लोग इतने नाराज क्यों हो रखे हैं? मेरी पूजा से कोई गलती हो गई है क्या? पहलवान बेटा, चाय पानी लेके आ, पूजा के सास ससुर आए हुए हैं। चिंगारी जी, हम यहाँ पर चाय पानी पीने के लिए नहीं आए हैं। क्या हुआ आंटी जी, पूजा दीदी से कोई गलती हुई है क्या? पूजा दीदी की तरफ से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। अरे चिंगारी जी, हमारे मोहल्ले में बहुत सारी बहुएं हैं, पर आपकी बेटी जैसी कोई नहीं है। चिंगारी जी, आपकी बेटी ने ना हमारी नाक में दम किया हुआ है। देखिए समधन जी, अगर ऐसी बात है ना तो मुझे अकल ठिकाने लगाने भी आता है, मैं उसको सुधार के दम लूंगी। वो नहीं सुधरने वाली और ना ही किसी की बात मानने वाली है। अगर वो ना सुधरी तो हम जरूर सुधर जाएंगे, यानी कि खा पीकर इतने मोटे हो जाएंगे कि चलना फिरना भी दुबर हो जाएगा। एक उदाहरण आपके सामने है। ये सब उसकी सेवा का फल है चिंगारी जी। देखिए, माफ कीजिएगा, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मैं समझाती हूँ चिंगारी जी।
गुड मॉर्निंग पापा जी। गुड मॉर्निंग बेटा जी। पापा जी, ये आप क्या दिन रात फोन में लगे रहते हैं? इधर दीजिए, लीजिए जूस पीजिए। अरे बेटा जी, ये क्या सुबह होते ही तुम्हारी दादागिरी शुरू हो जाती है। कभी ये खाओ, कभी ये पियो, जल्दी उठो, मंदिर जाओ, पार्क में जाके चक्कर काटो। बेटा क्या है ये सब? पापा जी, बात मत घुमाइए। मैं जैसा बोल रही हूँ वैसे ही कीजिए, समझे आप? जैसा मैं बोलूंगी वैसा ही करना पड़ेगा। आप लीजिए जूस पीजिए। जूस। अच्छा एक बात बताइए, आपने सिगरेट छोड़ दी या अभी भी चल रही है? सिगरेट कहाँ है? सिगरेट, हाँ वो तो बेटा मैंने छोड़ दी, बिल्कुल छोड़ दी। अच्छा ये बताओ बेटा, क्या तुमने मुझे घर में कभी सिगरेट पीते हुए देखा? नहीं ना? नहीं, लेकिन मैं घर की बात नहीं कर रही, बाहर की कह रही हूँ। अपने दोस्तों के साथ पीते तो नहीं? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल छोड़ दिए मैंने, सच कह रहा हूँ। चलो अच्छी बात है, अब जल्दी से जूस खत्म कीजिए और पार्क में जाकर 1 घंटा तेज तेज चलिएगा। पूरे पसीने से भीगे मिलने चाहिए मुझे। तब तक मैं करेले का जूस तैयार करती हूँ। ठीक है बेटा, मैं अभी इसे खत्म करता हूँ। हाँ। अरे मोहन बेटा, भाग ले, कहीं सचमुच में तुम्हें अभी करेले का जूस न पीना पड़ जाए, कहीं लेके आ गई तो। अरे भाग। प्रणाम माँ जी। खुश रहो बेटा। माँ जी, आपको याद है आज कौन सा दिन है? आज मंगलवार है। हाँ मंगलवार है। आज आपको मेरे साथ हॉस्पिटल चलना है, फुल बॉडी चेकअप के लिए। भूल गई आप? घूरने से काम नहीं चलेगा, जल्दी से दवाई खाओ और आधे घंटे के अंदर तैयार हो जाओ। आपको मेरे साथ हॉस्पिटल चलना है। बेटा ये दवाई ना बहुत कड़वी है, तू रख दे, मैं बाद में खा लूंगी। माँ जी खा रही हो या नहीं? हाँ हाँ खा रही हूँ, डांट क्यों रही है? ला। आपके कपड़े तैयार करके रख दिए मैंने बेड पर, अब जल्दी से नहा धो लीजिए, तैयार हो जाइए। जब तक मैं आपके लिए गरम गरम पनीर के पराठे बनाती हूँ। पूजा एक बात बता। जी माँ जी पूछिए। तू मेरी बहू है या मेरी सास जो सारा दिन मेरे ऊपर ऑर्डर चलाती रहती है? मैं आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी हूँ, और इस नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको आलसी ना बनने दूं। आलसी? अरे तू तो हमें खिला खिला के मार डालेगी, कोई काम करने ही नहीं देती है। नहाने से पहले हमारे कपड़े तैयार रहते हैं, बेड से उतरने से पहले हमारे पैरों में चप्पल पहना देती है। माँ जी ये एक बेटी का कर्तव्य है, अब आप टाइम खराब मत कीजिए, जाकर तैयार हो जाइए। लाइए। हाँ हाँ जा रही हूँ। मुझे मत देखो, प्लेट में देखो, सारा खत्म होना चाहिए। अरे यार मैं इंसान हूँ, जानवर नहीं, पेट भर चुका है मेरा। खा रहे हो या नहीं? हाँ खा रहा हूँ, डरा क्यों रही हो? सबके सब बिगड़े हुए हो, एक दिन देखना सबको सीधा कर दूंगी मैं। पूजा सबका इतना ध्यान रखती हो, कभी अपना भी ध्यान रख लिया करो। देखो सूख के कितनी पतली हो गई हो। बेटा इसने हम सबकी सेहत का ठेका ले रखा है ना, तो अपने ध्यान कैसे रखेगी भला? अरे पापा जी आ गए आप? हाँ बेटा आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए करेले का जूस लेकर आती हूँ। हाँ पापा जी बैठिए, आपके लिए करेले का जूस आ रहा है। करेले का जूस? बहू मैं घी की सब्जी खा लूंगा, दलिया खा लूंगा, पार्क के 2 घंटे एक्स्ट्रा चक्कर काट लूंगा, पर ये करेले का जूस ना बेटा, मुझे बहुत घबराहट होती है। चिंगारी जी, हमने जरूर पिछले जन्म में अच्छे पुण्य किए होंगे जो इस जन्म में ऐसी बहू मिली हमें। चिंगारी जी, आमतौर पर आजकल की बहुएं सास ससुर को पसंद नहीं करती हैं, उनका आदर सम्मान नहीं करती हैं, लेकिन हमारी बहू हमारा बहुत आदर सम्मान करती है, और ये सिर्फ आपके दिए हुए संस्कारों की वजह से है जो आपने अपनी गोद हुई बेटी को दिए हैं। अरे समधी जी, समदन जी, आप दोनों ने तो मुझे डरा ही दिया था। आप लोगों को पता है, मैंने अपनी पूजा बेटी को ना बाहर की हवा नहीं लगने दी, उसे सिर्फ अच्छे संस्कार दिए, अच्छी बातें बताई है,
उसके दिमाग में मैंने सिर्फ एक ही बात डाली है कि जो तेरे सास ससुर है ना, वही तेरे असली माँ बाप है। जैसे तू भगवान की पूजा करती है ना, वैसे ही अपने सास ससुर की पूजा करना। चिंगारी जी, आपकी बेटी ने हमारा दिल जीत लिया है। उसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। मेरी बेटी मेरे बताए हुए रास्ते पे चल रही है, इससे ज्यादा खुशी एक माँ के लिए क्या होगी। चिंगारी जी, आजकल की बेटियां ना शादी के बाद भी ना अपनी पुरानी यादें नहीं भूल पाती हैं, और हमारी बेटी, हमारी बहू तो साक्षात लक्ष्मी है। चिंगारी जी, आपको एक बात बताऊं, हमारी बहू तो चाय का कब तक नहीं उठाने देती है और रोब ऐसे डालती हो जैसे सारे घर की दादी माँ हुई हो। लेकिन हमें उसकी ये डांट डपट भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसी में उसका प्यार झलकता है। मेरी पूजा दीदी यहाँ थी ना, तो हमें भी उंगलियों में नचाती थी। चिंगारी जी, हम तो बस आपको यही सब बताने के लिए आए। बस समझी समझन जी, इसी तरीके से मेरी बेटी आप दोनों का दिल जीतती रहे, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए कुछ भी नहीं होगी। अरे समोसे भी खाइए, अरे खाइए। ले पहलवान बेटा ले। क्या बात कह रहे हैं शर्मा जी आप? चिंगारी जी, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ ना, सोच समझ कर कह रहा हूँ, और मेरा फैसला एकदम अटल है। और हमने ना पक्का फैसला कर लिया है चिंगारी जी। लेकिन आंटी जी, आपका बेटा तो जवान है, आपकी बहू भी है, लेकिन ऐसा क्यों सोच सकती हो? अरे क्यों नहीं कर सकते? क्या हमें किसी का डर है क्या, या हमें किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी? चिंगारी जी, ये फैसला हमने ऐसे ही नहीं किया है, बहुत मजबूरी में आके हमने ये फैसला लिया है। मेरी सारी बात हो चुकी है, कागजी कार्रवाई भी हो चुकी है, मुझे बस सिर्फ वहां जाना है और साइन करना है, दैट्स ऑल। शर्मा जी, मेरा सिर्फ ये कहना था कि एक बार सोच लीजिए और फिर फैसला लीजिएगा। अंकल जी, भैया भाभी कहीं नजर नहीं आ रहा, कहीं गए हैं क्या? हाँ, शायद हमारी चिता के लिए लकड़ी का इंतजाम करने गए वो दोनों। चिंगारी जी, हम अपनी जिंदगी का जनाजा जीते जी उठते हुए नहीं देख सकते। हाँ, इसलिए हमने ये फैसला लिया है कि हम अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेंगे। हाँ आंटी जी, आपका बच्चा रोहन तो है ना, फिर क्या जरूरत है बच्चा गोद लेने की? चिंगारी जी, जब बच्चे को पता हो ना कि उसके माँ बाप का जो कुछ भी है उसी का है और उसका कोई हिस्सेदार नहीं है, तो उसका दिमाग का इंजन गलत पटरी पे चलना शुरू हो जाता है। और उसे सही पटरी पर लाने के लिए हम सही फैसला करके सही काम करने जा रहे हैं। आंटी जी, औलाद के होते हुए बच्चा गोद लिया जा सकता है क्या? लिया जा सकता है, आधी संपत्ति बच्चे के नाम करके। और हाँ, मैं यही करना चाहता हूँ ताकि मेरे बच्चों की समझ में आ जाए कि बाप आखिर बाप ही होता है। पापा, ये मैं बाहर क्या सुन रहा हूँ? प्रॉपर्टी का बंटवारा करने के चक्कर में आप कोई बच्चा गोद लेने जा रहे हैं? हाँ, तूने सही सुना। हमारे होते हुए आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? बेटा, जब रोड पे गाड़ी चलती है ना, और चलते चलते अगर उसका पहिया पंचर हो जाता है तो टायर बदलना पड़ता है। बिना टायर बदलते गाड़ी चल नहीं पाती, समझा? आप होती कौन है हमारे घर के मामले में बोलने वाली? चिंगारी जी का औधा ना इस घर में हम सबसे बड़ा है। बेटा, चिंगारी का दूसरा नाम ज्वालामुखी है, और जो ज्वालामुखी फटता है ना तो शोला बन जाता है। और तूने अपने माँ बाप को इतना मजबूर कर दिया है ना कि मजबूरी में ये जाके घर का दूसरा बारिश लेके आ रहे हैं, समझा? सही कहा दीदी, हर माँ बाप को यही करना चाहिए। जब सारे माँ बाप ईंट का जवाब पत्थर से देने लग जाएंगे ना, तो सारी बिगड़ी औलादें सही रास्ते पर आ जाएंगी। बेटा, ऐसा हमने क्या कर दिया जो आप हमारे हिस्से की खुशियों का बंटवारा करना चाह रहे हैं? तुम लोग ये पूछोगे तुम लोगों ने क्या नहीं किया है? अरे शर्मा जी घंटों पार्क में बैठ के आंसू बहा के सारी बातें मुझको बताते थे, ऐसे ही नहीं आई हूं मैं यहाँ पर। चिंगारी जी, छोड़ो इन बातों को। हमने जो फैसला किया है ना, हम उसे पूरा करके ही रहेंगे। आजकल के माँ बाप ना तुम जैसे औलादों के कारनामे देख के काफी हद तक सुधर गए हैं। अरे तुम जैसे औलादों के लिए ना बच्चा गोद लेके बंटवारे के बैसाखे थमा रहे हैं। समझ में नहीं आता आजकल के लड़कों को कि अपने माँ बाप से इतनी चिढ़ के हों। बीवी की शक्ल देख के ना माँ बाप की सूरतों से नफरत होने लगती है। माँ जी, पापा जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप हमारे होते हुए बच्चा गोद क्यों ले रहे हैं? अरे ताकि तुम जैसे औलादों को खुद एहसास रहे कि तुम लोगों ने बंटवारे की कील खुद ठोकी अपनी छाती में, अपने माँ बाप का अनादर करके। चिंगारी जी, हमने अपनी तरफ से इनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। अरे रहने दो, सब पता है मुझे कि कितनी सेवा की है तुम लोगों ने अपने माँ बाप की। खुद तो अपना खाना कैंडल लाइट डिनर बाहर करके आते हो, अपने माँ बाप को बोल जाते हो खाना खुद बना लेना। कपड़ा लत्ता धोना नहीं है, माँ बाप की सेवा करनी नहीं है। हर 2-3 महीने बाद खुद टूर पे चले जाना है और माँ बाप को इनके हालातों पे छोड़ के चले जाना है। दवाई दारू किसी भी चीज का तुम लोग पैसा देते हो क्या? सेवा करते हो क्या? बता दो, करते हो तो है? ब्रेकफास्ट के टाइम पे क्या सूखी रोटी परोस देते हो? डिनर के टाइम पे बोलते हो कि जाओ जितना खुद बना लो, हम बाहर खाने जा रहे हैं। ये सेवा है? माँ बाप की सेवा क्या होती है जानते हो क्या? बोलो। बेटा,
माँ बाप को अगर अपनी चिता की चिंता ना होती ना तो वो शायद औलाद पैदा ही ना करते। माँ जी, हमारी गलतियों को माफ कर दीजिए। और चिंगारी दीदी, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। पापा जी, आपको बच्चा लेकर के आना है तो ले आइए, हमें कोई एतराज नहीं है, पर आप हमें माफ कर दीजिए। अरे वाह, बड़ी जल्दी समझ में आ गया। बेटा ये भूलना मत, जो बोओगे वही काटोगे। अरे कल को तुम्हारी भी औलाद होगी, जब वही औलाद तुम लोगों के साथ वही बर्ताव करेगी जो तुम अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो ना, तो कैसा लगेगा? बोलो। मम्मी जी, पापा जी, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें अपनी गलती का पछतावा है। हाँ पापा जी, हमें माफ कर दीजिए। शर्मा जी, माफ कर दीजिए बच्चों को, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, माँ बाप तो हमेशा ही अपने बच्चों को माफ करते हैं। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए इतना ही काफी है। और आगे से याद रखना, माँ बाप की सेवा में अगर थोड़ी सी भी कमी हुई ना, तुम्हारा मौका चिंगारी देने नहीं देगी, बेचे में गुजार लेना। जी दीदी। चल पहलवान, चल। पहलवान। हाँ दीदी। मैं सोच रही हूँ कि प्रयागराज में कुंभ का मेला लगने वाला है, वहाँ चले गंगा स्नान करके आते हैं। ये तो दीदी अच्छी बात है, कब चलें वहाँ? एक काम करती हूँ ना, अगले सप्ताह का टिकट कंफर्म करा लेती हूँ। संगम में दीदी मजा भी आएगा, नहाएंगे भी मस्त। चल ठीक है, मैं फिर करा देती हूँ। ठीक है दीदी। पूरे 2 घंटे हो गए हैं, बनारस से झूठ बोल के ले आए हो हमको शहर में कि हमारा बहुत बड़ा बंगला कोठी है, भूखे पैसे बैठा के रखा हुआ है। अरे कामनी, अगर मैं तुम्हें सच बता देता तो तुम बनारस से मेरे साथ दिल्ली थोड़ी आती, नहीं आती। देखो कामनी जी, यार में थोड़ा बहुत झूठ तो चलता है ना। इतना भी झूठ नहीं होता कि हमें झूठ बोल के यहाँ पे ले आए हो। देख लो, हम बता रहे हैं, वापस चले जाएंगे अपने बनारस। जमींदार की बेटी है, कोई लल्लू पंजू की बेटी नहीं है हम। सही कह रहा तू। अरे कामनी जी, बस थोड़े दिन की तो बात है, फिर आराम से ऐसे जिएंगे ना। देखो, तुम किसी घर में या बंगले में झाड़ू पोछा कर लेना और मैं बेलदारी कर लूंगा, फिर देखो जिंदगी कैसे जिएंगे, मजा आ जाएगा। अरे पहलवान। हाँ दीदी। ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं? यहाँ के तो नहीं लग रहे हैं लोग। अरे दीदी छोड़ो ना, किसी के पचड़े में क्यों पड़े। अरे नहीं पहलवान, देखना शक्ल से कितने शरीफ लग रहे हैं, कुछ गलत हो गया इन लोगों के साथ तो सही नहीं होगा ना। शर्म तो नहीं आ रही होगी? हमसे झाड़ू पोछा लगवाएंगे, हमसे घर साफ करवाएंगे। हाँ, जाओ जाके चुल्लू भर पानी में डूब मरो कहीं। तो नाराज हो गए कामनी। जाओ, हम बात नहीं करेंगे तुमसे। चलना, चल के देखते हैं। अरे दीदी, मियाँ बीबी है, उल्टी थी तुम भी पकड़ती है दीदी। तू चुप रह, कम बोला कर, उड़ते ठीक पकड़ती हूँ। चल, कुछ ना कुछ परेशान लग रहे हैं। चल तो। अरे क्या बात है बेटा, क्यों परेशान हो? अरे देखो, घबराओ मत, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। अगर कोई परेशानी है तो बताओ, शायद मैं तुम लोग कुछ मदद कर पाऊँ। हम बताते हैं आपको। हमारी परेशानी ये है, हमारे पतिदेव, गांव में हमारी 25 बीघा जमीन है, गाय है, भैंस है, ट्रैक्टर है, और ये हमको यहाँ शहर में लाके झाड़ू पोछा लगवाने के लिए बोल रहे हैं। अब दीदी शहर में आए तो काम करना पड़ेगा ना कुछ, ऐसा कैसे बैठ सकते हैं? अरे तुम लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है, गांव की शहंशाही जिंदगी छोड़ के यहाँ शहर में जिल्लत भरी जिंदगी जीने के लिए आ गए। अरे क्या नहीं है तुम्हारे गांव में, जैसा इसने बताया, गांव में अपनी मर्जी के मालिक हो तुम, और यहाँ पे अपनी मर्जी से उठ बैठ भी नहीं सकते। 2 पैसे के लालच में गांव छोड़ के शहर आ गए तुम लोग। वाह भैया वाह, बताओ दीदी, यहाँ बेलदारी करने आए, गांव में इनके नौकर चौकर, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, बताओ इनको। वही तो दीदी, ये हमको गांव से यहाँ शहर में ले आए हैं, बोल रहे थे कि हमारा कोठी बंगला है, लेकिन 2 घंटे से यहाँ सड़क पे छोड़ रखा है हमको। ना कुछ खाने के लिए दिया है, ना कुछ पीने के लिए। अरे कोठी नहीं, कोठियां और फ्लैट है, जहाँ पे जाके तुम्हें झाड़ू पोछा करने हैं, और साथ साथ बगीचे भी हैं, सुबह शाम उसमें तुम्हें पानी देना होगा। अरे मूर्ख इंसान, गांव की इतनी सारी जमीन छोड़ के यहाँ पे गुलामी करने आ गए। जितनी मेहनत यहाँ पे तुम अपनी बीवी के साथ लग के करोगे ना, उसकी आधी मेहनत भी अगर अपने गांव में करोगे ना, तो राजाओं की तरह जिंदगी जियोगे। लेकिन नहीं, तुम्हें तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान यही जाना है, जाके गुलामी करनी है बस वहां पे। अपने गांव का राजा नहीं बनना, शहर का नौकर बनना है तुम लोगों को। अरे हम नहीं आ रहे थे दीदी, यही हमको गांव से यहाँ शहर झूठ बोलकर लेके आए हैं। अब दीदी 10-20 दिन तो काम करना पड़ेगा ना, गांव भी जाना है तो पैसे तो चाहिए ना।
बस 10 दिन काम कर ले, फिर हम चले जाएंगे। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है पहलवान? इनको लेके चल अपने घर पे, वहीं पे हमारे यहाँ खाना पीना खाना, और शाम का टिकट करा दूंगे दोनों का, वो भी फर्स्ट क्लास एसी में। आराम से जाना अपने गाँव में जाके अपना काम करो, शहरों में कुछ नहीं रखा। सही कहा दीदी आपने। पता नहीं हम भी कितने बड़े बड़े सपने देख लेते कि शहर में जाएंगे, वहां कमाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, उससे घूमेंगे, पर हम ये भूल जाते दीदी कि हमारे घर में भी काम है, हमारी खेती बाड़ी है। अगर हम यहाँ मेहनत करेंगे तो हम यहाँ भी बहुत मोटा पैसा कमा सकते हैं दीदी। अच्छा हुआ दीदी आपने हमारी आंखें खोल दी। बस अब किराए का जुगाड़ कर दीजिए तो हम अपने गाँव चले। चलो हमारे साथ चलो। गाँव छोड़ के शहर की गुलामी करने आ गए, पागल हो क्या तुम लोग? चलो। अरे मूर्ख इंसान, जिंदगी जीनी है ना तो गांव में रहो। अरे गांव को शहर बनाने की आदत डालो। ये क्या गांव छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के, अपनी पैतृक संपत्ति छोड़ के शहर में चले आते हो तुम लोग? समझाते मानव, तुम इसे? तेरा नाम मानव नहीं दाना होना चाहिए, क्योंकि तेरे अंदर मानवता नाम की कोई भी चीज नहीं है। दीदी वो तो कोर्ट ने फैसला किया है कि 3 महीने साथ में रहना पड़ेगा, लेकिन ये तो इतनी निष्ठा पे उतर रहे हैं कि कोर्ट की बात भी मानने से इनकार कर देते और आधी रात को मुझे घर से बाहर निकाल दिया। देख मानव, मैं और पहलवान सब्जी लेने गए थे, वहीं पे मानवी का फोन आया, हम भागे भागे यहाँ पे आए हैं। हम तो घबरा गए थे कि मानवी दीदी का इतनी रात के फोन आया हमारे पास। देखो दीदी, मैं आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ और यहाँ के मोहल्ले वाले भी आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मैं इसे अपने साथ नहीं रख सकता बस। अरे क्यों नहीं रख सकता? कोई तो वजह होगी ना। और तुझे मासूम से नहीं लग रही? तरस नहीं आया तुझे इसके ऊपर? देखो दीदी, कोर्ट का फैसला आए ना आए मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इसे 10-20 लाख रुपए जरूर दे दूंगा, लेकिन इसको अपने साथ में रखूंगा बस। अच्छा बता, तू इसके साथ नहीं रहना चाहता, ये कहना चाहता है तू? हाँ जी। लेकिन मानो मेरा कसूर क्या है? क्यों तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? क्यों नहीं रहना चाहते मेरे साथ? हाँ मानो भैया, पति पत्नी में तो लड़ाई होती ही रहती है। सही तो कह रहा है पहलवान। अरे हर मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन सुलह भी हो जाती है बेटा, समझा? चिंगारी दीदी, मैं क्यों रखूं इसको अपने साथ? अरे मेरी एक भी बात नहीं मानती। जब मैं इसे कहता हूँ कि पड़ोसियों के घर में मत जा, लेकिन ये चली जाती है, नहीं मानती मेरी बात। जब मैं इसे कहता हूँ तो आराम से अपने घर को संभाल ले, वो भी नहीं सुनती। कभी मार्केट जा रही है, कभी शॉपिंग करने जा रही है, एक भी बात मेरी नहीं मानती। बताओ मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं? मानवी बेटा, क्या बोल रहा मानव? तू उसकी बात नहीं मानती, घर नहीं संभालती तू? बोल। अरे दीदी, ये क्या जवाब देगी? जब ये मेरी बातों का जवाब नहीं देगी तो आपकी बातों को कैसे देगी? पता है आपको, जब घर में रहती है ना तो कभी कहती मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कभी मुझे शॉपिंग करने जाना है, कभी वहां जाना है, कभी यहाँ जाना है। मतलब जब तक मैं अगर घर में रहता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे इसके पेट में दर्द होता है, और जैसे मैं घर से बाहर निकल जाता हूँ ना, तैयार होकर निकल जाती है। अब बताओ, इसमें कोई मेरी गलती है? आप बताओ। मानवी बेटा, क्या मानव सच बोल रहा है? दीदी मानो भैया अपने जगह में सही है। मुझे भी ऐसे लग रहा है पहलवान। दीदी आपको पता है, जब मैं ऑफिस से आता हूँ ना, मैं इसे चाय मांगता हूँ, लेकिन ये उसके लिए भी मना करती है। और जब ऑफिस जाता हूँ तो टिफिन मुझे खुद बनाना पड़ता है, खुद रोटियां बनानी पड़ती है, खुद अपना लंच पैक करना पड़ता है, लेकिन मेरा लंच तक नहीं पैक करती। तो मैं क्या करूँ बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है? देख मानवी बेटा, कोर्ट में लाखों केसेस चल रहे तलाक के, और जब रिजल्ट आता है ना तो आधे से ज्यादा गलतियां औरतों की होती है, समझी? अरे पतियों को क्या चाहिए कि बीवी उसकी बात माने, घर परिवार संभाले और समय पे खाना दे, चाय दे, पानी दे, समय व्यतीत करे, प्यार करे, और क्या चाहिए? अब ये सब चीजें डिमांड अगर मानव कर रहा है तो गलत मानव नहीं है, तू गलत है बेटा, समझी? सॉरी दीदी, मुझसे गलती हो गई। मैं मानव को आज के बाद किसी बात का कोई ऐसा मौका नहीं दूंगी कि मेरी कोई गलती निकले। देख बेटा, पति पत्नी का रिश्ता ना एक रेल की पटरी की तरह होता है, और जो ट्रेन चलती है ना वो मियाँ बीवी होते हैं। दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना पड़ता है, एक दूसरे का साथ निभाना पड़ता है। अगर एक भी समय नहीं देगा ना और एक बैलेंस करने की कोशिश नहीं करेगा तो ट्रेन गिर जाती है। उसी तरीके से रिश्ता ही बनाया गया। थोड़ी सी भी अगर गांठ पड़ जाती है ना तो रिश्तों में आगे चल के दरारें आती हैं, और कल को तेरा परिवार बढ़ेगा, बच्चे होंगे, वो सब क्या सीखेंगे? कभी सोचा उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? देख मानो बेटा, देख मानने की गलती है, मैं बोल रही हूँ, लेकिन एक मौका देती है उसको। आज के बाद से ना ये तो शिकायत का मौका नहीं देगी और हर काम तेरा करेगी, ठीक है? चल मामी, सॉरी बोल मानव को। सॉरी मानव। ठीक है दीदी, अगर आप कहती हो तो मैं इसे माफ कर देता हूँ, लेकिन प्रॉमिस करोगी आज के बाद तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी? आई प्रॉमिस मानव। पक्का? और मैं दिल से यही चाहती हूँ, कोर्ट का फैसला तुम लोगों के फेवर में है कि तुम लोग जिंदगी भर साथ में रहो, और चिंगारी का आशीर्वाद तुम लोगों के ऊपर हमेशा है, ठीक है? किसी चीज की परेशानी हो मानव तो मुझे कभी भी कॉल कर देना, ठीक है? और चलो हम निकल रहे हैं, सब्जी लाना है, लेट हो रहे हैं हम लोग, ठीक है? खुश रहो तुम लोग। चल पहलवान। अब एक कप चाय तो बुला दूं?
मम्मी बनाती हूँ। तू बचाएगी इसे? ओ, ये बचाएगी तुझे? अरे मैंने सोचा कोई मर्द आएगा। ये तो किन्नर है बे। सुन, यह नामर्दों की बस्ती है, यहाँ कोई मर्द और नामर्द नहीं आएगा। और तेरे लिए तो चिंगारी अकेले काफी है। तेरे पिछवाड़े में दम हो ना, दोबारा इसको हाथ ला के दिखा दे, मैं भी देखती हूँ कितना बुता तेरे पिछवाड़े में। लगाना। ओ सुन, किन्नर है ना, किन्नर का काम कर, मर्द मत बना। साली बे, जिस दिन किन्नर का काम देख लेगा ना, अपनी जिंदगी से नफरत करने लग जाएगा, समझा? चल निकल यहाँ से। बताओ। बस उस भैया यही साइड में रोक दो, यही मेरा ऑफिस है। अच्छा, इधर ही? हाँ जी भैया। ठीक। अरे कितने पैसे हुए भैया? एक सेकंड मैं बताता हूँ जरा। अरे आप शीशा देख रहे हो भैया, मैंने आपसे पैसा पूछा है। अच्छा पैसे, एक सेकंड। मैम 350। लेकिन फेयर तो 150 रुपए का दिखा रहा था। मैम मेरे पास तो 350 है, तो 350 ही मांगूंगा ना। देखो भैया, मैंने 150 रुपए का बुक किया था, मैं 150 ही दे सकती हूँ, इससे ज्यादा एक भी नहीं दूंगी। मैडम एक बात बताओ, ट्रैफिक कितना था? आपने वहाँ पे मुझे रुकवाया, ठीक है, अब फिर बढ़ गया तो इसमें मैं क्या करूँ? तो 350 है तो वो पूरे लेने पड़ेंगे ना। मेरी गलती से फेयर नहीं बढ़ा है, ट्रैफिक था तो इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं 150 रुपए फेयर दिखा रहा था, मैं 150 आपको दे रही हूँ। मैडम पैसे तो आपको देने पड़ेंगे 350 रुपए, चाहे हंस के दो चाहे रो के दो। भैया मैं 150 रुपए से एक भी रुपए फालतू नहीं देने वाली हूँ। वहाँ पे 150 रुपए फाइनल हुआ था और 150 ही दूंगी, ठीक है? लूटी मचा रखी है आप लोगों ने तो। मैडम जो गूगल ने रास्ता बताया मैं उसी रास्ते से आया हूँ ना, तो 350 रुपए बन गए ना, मैं क्या करूँ इसमें? गूगल के रास्ते से नहीं आया आप, घुमा फिरा के लेके आए और मैं ना अपने ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। पकड़ो ये पैसे। हेलो, क्या बदतमीजी है, बगैर पैसे देके भाग रहे हो? सुनो मैडम, मुझे उंगली टेढ़ी करने का मौका मत दो, उसे सीधी रहने दो, समझ गई ना? क्या बात है मैडम, वैसे हाथ बहुत मुलायम है तुम्हारे, कौन सी क्रीम लगाती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ छूने की? तुम्हारी इतनी बदतमीजी कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अब देख, पैसे तो अब मैं लूंगा तुमसे। चल सुन, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, यहाँ कोई मर्द नहीं है यहाँ पे। ओए, तूने क्या सोचा इसको कोई बचा ही नहीं आएगा? अरे ना मर्द भले ना आए, लेकिन ये चिंगारी जरूर आएगी, समझा? तो चिंगारी हुई तो मैं क्या करूं? तू कौन सा पहाड़ उठा लेगी? चुप बेटा, क्यों परेशान कर रहा तुम्हें? दीदी पास में ही मेरा ऑफिस है, ऑफिस आने के लिए मैंने राइड बुक की थी, तब तो फेयर 150 रुपए का दिखा रहा था, लेकिन ना जाने ये कहाँ से घुमा के लेके आया और 350 रुपए मांग रहा है। मैंने 150 रुपए दिए तो ये मेरा हाथ पकड़ के बदतमीजी करने लग गया। दीदी ये साले कुंदरू ना अपने आप को गुंडा भाई समझते हैं। सही कह रहा है पहलवान, ऐसे हरामियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। भोली भाई लड़की देखे कम पैसा बता के बिठा लेते हैं और बाद में पैसा ज्यादा बताते हो, जबरदस्ती करते हैं। सुन बे, चिंगारी कहते हैं मुझको, समझा? अबे सुन, चिंगारी होगी तू अपने घर को, तेरे जैसे चिंगारी को ना फूंक मार के बुझा देता हूँ। तो सुन बे, तेरे जैसे को चिंगारी चीर फाड़ देती है, समझो? तूने मुझ पर हाथ उठाया ना, अब देख मैं इससे पैसे लेके दिखाऊंगा। चल दे पैसे। अब तक तेरा दिमाग सेंटर में नहीं आया क्या? क्या और तोड़ू तुझे? हाँ? दीदी ऐसे भी इसको अकल नहीं आएगी, पुलिस के हवाले कर देते हैं। सही कह रहा है पहलवान, पुलिस को फोन कर तू। एक कम रुक रुक रुक, इन सालों के पिछवाड़ा जब तक लाल ना करो ना, तब तक इनकी अकल ठिकाने नहीं आती। अभी बेईमानी के पैसे कितने दिन चला लोगे तुम लोग? हैं? बेईमानी के पैसे ऐड के तुम्हारे औलादी बेईमान बन जाएगी। तुम्हारे खून में जब बेईमानी घुसेगी ना, तुम्हारी औलादी बेईमान निकलेगी, समझे? ईमानदारी से कमाओ ना, क्या दिक्कत है? सुन, चाहूं ना तुझे पुलिस के हवाले कर सकती हूँ, लेकिन शक्ल तू बाल बच्चों वाला लग रहा है। मैं समझ गया दीदी, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं भटक गया था। मैंने सोचा कि सबसे डबल पैसे मांगूंगा, जल्दी अमीर बन जाऊंगा, लेकिन ये मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। मैं अभी ईमानदारी से चलाऊंगा। कितने पैसे हो तेरे? 150 थे ना? वो दे दिए। दे दिए ना? चल निकल। सॉरी। थैंक यू दीदी। कोई बात नहीं बेटा, अच्छा किया तूने स्टैंड लिया इसके लिए। चल जा, घर आ गया तेरा? हाँ, ऑफिस जाना था दीदी। जा ऑफिस। तिलकधारी वसंत बाबू, जिस स्थान पे बैठकर तुम ये काम कर रहे हो ना, ये सरस्वती माता का पवित्र स्थान है। जिन हाथों से तुम ये साज-बाज बजा रहे हो ना, उन्हीं हाथों से तुम इस लड़की को छेड़ रहे हो। अरे तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुमने संगीत और संगीत की शिक्षा का नाम मिट्टी मिला दिया है।
प्रणाम गुरुदेव। अरे प्रणाम दीपा, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ गुरुदेव। आप बस मुझे ये बताइए कि मेरी रिकॉर्डिंग कब होगी? मैं तो आपको अगले 6 महीने तक की फीस भी जमा कर चुकी हूँ। अरे हाँ, तो दीपा पहले ये बताओ कि तुम्हारा रियाज कैसे चल रहा है, और तुम्हारी ये उंगलियां ठीक से रियाज कर रही है ना? हाँ गुरुदेव, रियाज तो सब बहुत अच्छा चल रहा है और सारी प्रैक्टिसेस मैं कर रही हूँ जो आपने मुझे बताई हैं। अच्छा एक सेकंड, ये गले में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं गुरुदेव, गले में कैसी दिक्कत? मतलब कोई खिंच खिंच आवाज, मतलब रियाज ठीक से है ना? अरे नहीं नहीं गुरुदेव, आपने सारी प्रैक्टिसेस जो मुझे बताई है ना वो बहुत ही स्मूथ है। एक बात बताओ दीपा, अगर तुम यूं ही लगन से सीखती रहोगी ना तो सच में तुम एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बन जाओगी। गुरुदेव हाथ छोड़ो मेरा, ये क्या कर रहे हैं आप? इसमें बुरा मानने की क्या बात है, म्यूजिक ऐसे ही सिखाया जाता है। आओ मेरे पास आओ, अरे आओ ना। नहीं नहीं। ओहो, फिर बुरा मान गई। आओ इधर आओ। अच्छा आओ ना एक बार, तुम इधर बैठो मेरे पास, आ जाओ। मैं इसको इधर कर लेता हूँ और आराम से ना बिल्कुल फ्री माइंड होके चलो करो रियाज। अरे बेटा इसको सुनो, इधर दिखाओ, हाथ दिखाओ, ऐसे उंगली पकड़ो और ऐसे। हाँ गुरुदेव वही तो कर रही हूँ, आप मुझे लेकिन बजाने कहाँ दे रहे हैं? आप बार बार मेरा हाथ ही पकड़ ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, इस वाले हाथ से बजाओ। गुरुदेव मैं लेफ्ट ही नहीं हूँ, मैं राइट हैंडेड ही हूँ। अच्छा ठीक है, बजाओ। वैसे दीपा एक बात बताओ, तुम बहुत जल्दी में सीख गई हो। हाँ गुरुदेव, इतने अच्छा गुरु मिला हो तो कौन नहीं सीखेगा जल्दी। वो तो मैं हूँ गुरु, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम मुझे अच्छा गुरु मानती हो। अरे बजाओ ना, रुक क्यों गई, बजाओ। अरे यार इधर आओ, देखो। गुरुदेव ये पियानो थोड़ी ना है, हारमोनियम है। हारमोनियम को तो हारमोनियम के तरीके से ही बजाया जाएगा। अच्छा तो बजाओ। ये जो आपने मुझे प्रैक्टिस कराई थी, ये प्रैक्टिस हुआ है। गुरुदेव मुझे लगता है आपको मुझे सिखाने से ज्यादा मेरे ऊपर ध्यान है। सही तो पकड़ा, तुम्हारे ऊपर ही तो ध्यान है। देखो अगर मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दूंगा तो तुम सीखोगी कैसे? फिर कैसे सीखोगी बताओ जरा। इसलिए मेरा ध्यान इधर नहीं, तुम्हारे ऊपर है, ताकि तुम जल्दी सीख जाओ। चलो बजाओ बजाओ। और एक बात बताओ, जब तक हम थोड़ा रोमांस नहीं करेंगे ना तो मैं फील ही नहीं आ रहा। और ये क्या, एक काम करो, तुम इसे उतार दो। अरे आराम से बिंदास होके बैठो। क्या हुआ? अरे ये शर्म उरम सब छोड़ दो, एकदम बिंदास हो जाओ। रोमांटिक म्यूजिक बन रहा है ना, जल्दी शूट होगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हीरोइन भी तुम ही हो। और समझ गई ना, तुम्हें हीरोइन बनाऊंगा मैं। वैसे तुम खूबसूरत बहुत हो बेबी, सच बता। मैं आई तो थी तुझे कॉलेज के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, लेकिन मुझे लगता है तेरी मौत का कॉन्ट्रैक्ट ये चिंगारी साइन करेगी। दीदी अच्छा आप टाइम से आ गई, वरना न जाने ये मेरे साथ क्या करता। तो चिंता मत कर बेटा, चिंगारी राइट टाइम पे राइट जगह ही पहुंचती है। तिलकधारी वसंत बाबू, बहुत नाम सुना है तेरा मैंने कि तू बहुत बड़ा म्यूजिक टीचर है। सोचा था मेरे बच्चों का भविष्य ना तेरे हाथों में आएगा तो उज्जवल होगा, बहुत बड़े सिंगर बनेंगे। लेकिन तू म्यूजिक टीचर और संगीत के नाम पे कलंक है, कलंक। अरे दीदी ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो इसे म्यूजिक सिखा रहा था, पता नहीं क्यों बुरा मान गई। मैंने कोई गलत किया तुम्हारे साथ? नहीं नहीं दीदी, ये झूठ बोल रहा है। ये रोजाना मेरे साथ ऐसी उठपटांग हरकतें करता रहता था, लेकिन आज तो उसने हद ही पार कर दी। साले, गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है, एक गरिमा होती है उसकी। लेकिन तूने ये हरकत करके ना गुरु नाम को कलंकित कर दिया है। अरे भरोसा उठ जाएगा लोगों का गुरु नाम से। देखो दीदी, जैसा आप सोच रही है वैसा नहीं हो। पता नहीं मुझे क्या हो गया, बस मैं इसकी खूबसूरती देख के भटक गया। अच्छा, इसकी खूबसूरती देख के तू भटक गया था। एक काम कर, देख मेरी खूबसूरती और जरा भटक के दिखा ना। आ दिखा। दीदी मैं मान तो मेरे से गलती हो गई, बोल रहा हूँ ना आपको।
आज के बाद मैं हर शिष्य को अपनी बहन मानूंगा। देख तिलकधारी वसंत बाबू, तो ब्राह्मण कुल से आता है, इसलिए तेरे ऊपर हाथ नहीं उठा रही हूं, वरना अब तक तुझे चीर के रख देती, समझा? पहली और आखिरी दफा वार्निंग दे रही हूं, आज के बाद से तूने ऐसी घिनौनी हरकत की ना, तेरे इस हारमोनियम के साथ ही ना तेरी कब्र यहीं खोद दूंगी, समझा? और सुन बेटा, आज के बाद से इस साले के पास से संगीत सीखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और तो सुन, तू जहां जहां जिस स्कूल में जाके पढ़ाता है ना, सब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराऊंगी मैं, समझा? चल। दीदी ऐसे मत करो, मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। तेरे बाल बच्चों को पता भी तो चलना चाहिए कि उसका बाप क्या कर रहा है। चल बेटा। मैं माफी मांग रहा हूं ना आपसे दीदी। माफी अपने जेब में रख। अबे तिलकधारी बसंत, साला जब देखो लड़की देख के पिघल जाता है। अबे कभी म्यूजिक भी सिखा दिया कर। लड़की लड़की लड़की। आज के बाद मैं लड़की नहीं छोड़ूंगा, ये तो पक्का है, नहीं तो किन्नर आके मुझे फिर मारेगी। वैसे बहुत तेज मारती है, शुक्र ढक्कन नहीं लगाया उसने। हे सरस्वती माता, मुझे माफ कर।